कर लीजिएगा। हाँ ओके। जी। तो आप सबका स्वागत है इंटरव्यूज विद रूपम में, जहाँ मैं हर बार किसी न किसी एक कलाकार को बुलाती हूँ, राइटर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, जो आकर अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करते हैं। इस बार जो है उनके लिए तो मैं ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके पीछे जो लोग मुझे जानते हैं, इंक्लूडिंग मृणाल या बाकी के जितने भी लोग, वो सभी जानते हैं कि मैं इस नज़्म को कितना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने रट ली है और मैंने लोगों को अपने घर बुला-बुला के सुनाई है। मैं अपने कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़क़त इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी। तो बुलाते हैं शोएब सिद्दीकी साहब को, जो बहुत-बहुत बेहतरीन लिखते हैं, और उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्यों ये रायगानी लिख के हमारी ज़िंदगी में रायगानी मचाई है। तो शोएब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया रूपम, थैंक्स अ लॉट। और ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि आपको नज्म पूरी याद है। और मुझे बड़ी हैरत हुई है क्योंकि लंबी नज़में याद करना भी एक पूरा टास्क होता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसी को हम देखें कि वो हमारे लिखे हुए लफ्ज किसी ने मेमोराइज कर लिए हुए हैं। तो इट्स एक्चुअली ऑनर है ये मेरे लिए बड़ा। अरे मैं बहुत खुश हूँ। पता है, मैंने मतलब ये रेखता पर आपका एक इंटरव्यू है, उसके अंदर आप ऐसे स्माइल करके बोलते हैं, तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है, और मैं इधर से बोल रही होती हूँ पूरा पूरा अंदाजा हो रहा है, आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? रायगानी हो रही है जिंदगी में। अच्छा, फिर मैंने हम, जब ये हाँ जी। पहली नज्म लिखी उसके बाद दूसरी लिखी, क्योंकि मैं पहले से ये सोच के चल रहा था कि रायगानी का मैंने एक सिलसिला चलाना है। तो अब तीसरी लिखने के बाद अब मैं दुनिया की किसी नज्म को हाथ लगा लूं, कुछ नया लिखना शुरू करूं, उसके अंदर रायगानी खुद आ जाती है। अब ये मेरे इख्तियार से बाहर हो गया है। इसे अपने लफ्जों से बाहर करना, अपनी तहरीरों से बाहर करना, ये इतनी शदीद है। अरे आपका ऐसे अब वो रिदम हो गई है। मैं आपके बाकी भी राइटअप्स पढ़ रही हूँ, जैसे कि हम लोग दिल्ली में भी बैठते हैं, सब लोग बातें बातें करते हैं पोएट्री से रिलेटेड ही, जो भी शायर हैं, लेखक हैं, जो कविताएं लिखते हैं, तो हम भी ऐसे बैठ के डिस्कस कर रहे होते कि अच्छा देखो ये सुनो ये सुनो। तो तब मुझे किसी ने बोला था कि अरे रुको, शोएब भाई का नया काम देखो, तो वो नज़में तो और भी अच्छी है, रायगानी से भी अच्छी है। लेकिन मैं ऐसे पढ़ रही थी तो मुझे वो रायगानी का ही मेरे दिमाग में रिदम चल रहा था। मतलब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या लिखा हुआ है, वो रायगानी ऐसे बिल्कुल दिमाग में और दिल में बैठ गई है। थैंक्स अ तो लॉट आपके यार साथ ये। क्या रायगानी हुई जो आपने रायगानी लिख दी? अच्छा, अब देखिए ना, एक बार पहले भी ना इसी मौजूद पे ऐसी बात हुई। तो मैं अक्सर दोस्तों से ये कहा करता हूँ कि जितनी हम लोगों की उम्रें हैं, लेट्स से 25 26 27 साल, जो भी हमारे एज हाँ ब्रैकेट जी। में से लोग हैं, हम इस उम्र तक हम सभी मुख्तलिफ तरह के जो मामलात होते हैं, जो जज्बात होते हैं, जो कैफियत और कहानियों से गुजर चुके होते हैं। सो हमने 10 15 साल इस तरह की कुछ कहानियां हम सबने गुजार ली होती है। अब उस कहानियों को, उन उन सारे मामलात को, उस माजी को देखने का जो तरीकाकार है, बस उसका फर्क है। ऐसा नहीं है मेरे साथ कुछ स्पेशल, ऐसा कोई हार्ट ब्रेकिंग किस्म का मामला हो गया कि मैं शायर बन गया हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे जिस लड़की से शदीद मोहब्बत थी वो आज मेरी बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई अरे एम वाह। वेरी प्राउड ऑफ दैट। और ऐसा सीरियसली कोई मसला नहीं है। असल में ये होता ये है कि मैं ये समझता हूँ कि एक आम आदमी में और एक शायर में, तख्लीककार में, या किसी भी लेखक के अंदर जो फर्क है वो इसी मुशाहिदे का है। देखिए, आप अगर आग को, एक आम आदमी देखता है तो उसे आग की वही लेयर्स नजर आएंगी जो हम सबको पता है कि ऊपर से लाल होती है, बीच में पीली होती है, नीचे नीली होती है अगर वो मीथेन पे जल रही है तो। लेकिन आप लेखक कहाँ बनते हैं, आप शायर कहाँ बनते हैं, जब आप रुक के उसे थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको पता लगता है कि नीले और पीले के दरमियान थोड़े से फासले पे ये सब्ज भी होती है। ये वो मुशाहिदा है जो आपके अंदर के तख्लीककार को जिला देता है और आप लिखने की तरफ आते हैं। तो मुशाहिदा इसकी पहली सीढ़ी है। दूसरी, फिर उसके बाद उसका बयानिया है। ये एक टेक्निकल चीज है। मैं अक्सर नए लिखने वालों से ये बात कहता हूँ कि एक बहुत इमोशनल फिल्म का सीन, हाँ मिसाल के जी। तौर मुझे याद है जब मैं छोटा होता था, वीर ज़ारा आई थी, और वीर ज़ारा का हाँ जो हाँ आखिरी हाँ। सीन था, उसे देख के मैं रो पड़ा। तो बहुत सारी ऐसी नज़में, गज़लें होती हैं जिनको देख, पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आप पे एक कैफियत तारी होती है। अब मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ कि क्या आपको ये लगता है कि जिस वक्त डायरेक्टर वीर ज़ारा का वो सीक्वेंस शूट कर रहा होगा, क्या टेक्निकल टीम उस वक्त खुद इमोशनल होगी? हरगिज नहीं। वो टेक्निकल होगी, वो लाइट को देख रही होगी, वो हम्म। एक्सप्रेशंस को देख रही होगी। इसी तरह जो शायरी है, उसकी बैक एंड के ऊपर वो जज्बात, वो कैफियत, वो सारी चीजें तो खड़ी होती हैं। लेकिन जब आप उसे तख्लीक के अंदर ढाल रहे होते हैं,
उस मौके पे आप उसके सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर गौर कर रहे होते हैं, ये वजन से खारिज ना हो, बिल्कुल, इसका रिदम बिल्कुल। ना टूटे, लफ्जों का इंतखाब किस तरह का होना चाहिए, कौन सा लफ्ज किस तरह की कैफियत पैदा करता है, ये पूरी साइंस है। तो आप जिस वक्त लिख रहे होते हैं, आपने इस क्राफ्ट के ऊपर, इस टेक्निक के ऊपर हुँ, गौर हुँ। करना होता है, और इसके अंदर जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो खुद ब खुद आपका सबकॉन्शियस उसको फ्यूल इन कर रहा होता है आपकी पिछली तारीख की बुनियाद हाँ, पर हाँ, आपने। हाँ, हाँ। तो मैं आपको रायगानी के बारे में बता देता हूँ कि ये जो नज्म है, दरअसल दरअसल हुँ। ये मैंने, वो तमाम लोग जिन्हें लगता है कि वाक़ईतन मेरा दिल टूटा होगा, मैंने इतनी बड़ी नज्म लिख दी, उनको मायूस करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ अरे! कि दिल-विल कोई नहीं टूटा था, और ये सिर्फ़ यूँ समझ लीजिए कि तख़य्युल की एक परवाज़ है, एक इमेजिनेशन है, हुँ, हुँ। इसका हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा मुकाबला था शायरी का, ये यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है, सन 2016 की हाँ या जी। 17 की। हाँ, हाँ। तो मुकाबले में पेयर जाया करते थे, उन्वान दिया जाता था, एक हुँ। उन्वान जिन्होंने दिया अदनान मोहसिन, वो हमारे हुँ, बड़े हुँ, अच्छे हुँ। दोस्त और सीनियर हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि उन्वान जब मैंने दिया तो मेरे ज़हन में था कि तुम इस पे कुछ अच्छा लिखोगे, तो तुमने लाज़मी आना है मुकाबले पे। मैं गया और मेरे साथ जो मेरी अभी बीवी है, उस वक़्त वो मेरी बीवी नहीं थी, वो गईं, उन्होंने ग़ज़ल कही, मैंने नज़्म कही, और मैंने ये रायगानी वहाँ पर पहली बार पढ़ी थी। उसके बाद ये सिलसिला फिर हुँ। शुरू ये सारा। तो इसके पीछे कोई सैड स्टोरी नहीं है, आई एम रियली सॉरी टू टेल यू दैट। अरे सैड स्टोरी तो लोगों की बन रही है, मतलब आई नो दिस गाय, वो भी हम लोग के सर्किट में से ही है। तो आपकी रायगानी वो ड्राइव कर रहे थे और वो रायगानी अपने दोस्त को सुना रहे बोल के, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है, और एक्सीडेंट हो गया, पुलिस आ गई। ओह शिट! तो लोगों की जिंदगी में ओह! रायगानी हो रही है रायगानी से। बट अच्छा, सबसे एक खुशी की एक बात ये है कि जी, रायगानी जी। लोगों तक पहुंची, हम लोगों तक पहुंची, कि मैं आपको नहीं जानती थी व्यक्तिगत तौर पर जी, या वैसे, लेकिन वो रटना, मतलब एक होता है ना कि आप अ, ज़हनी तौर पे कनेक्ट कर लेते हो जब भी आप कुछ खुद बिल्कुल। कुछ लिखते हो या किसी ने कुछ अच्छा हुँ, लिखा होता है, तो आप हुँ। समझते हो। तो रायगानी की खासियत उसकी रिदम से ज़्यादा उसका क्राफ्ट है, जो आपने 360 हुँ। डिग्रीज पे खेला है। पूरी दुनिया में आर्ट ही खत्म हो गई है भाई, साइंस नहीं है, मैथ्स नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है, आर्ट ही नहीं है, क्योंकि तू नहीं है और अच्छा, तुझे रायगानी का ये अंदाजा बात वो नहीं है। है ये वो बात है जो मैं तमाम, हमारी सोसाइटी हुआ करती थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिन दिनों मैं इसको प्रिज़ाइड कर रहा था, उस वक़्त भी मैं तमाम लिखने वालों से ये कहा करता था कि आर्ट की जितनी फ़ॉर्म्स हैं, जितनी इसकी शक्लें हैं, ये एक-दूसरे से जुदा नहीं हैं। इन्हें जब आप एक मंज़र में रख के देखने की कोशिश करेंगे, आपसे बेहतर तख्लीकात निकलेंगे। और ये मैं ब्रिज करने की कोशिश हमेशा करता रहता हूँ। चाहे वो मौसीकी हो, वो पेंटिंग्स हों, वो साइंस हो, साइंस को भी मैं आर्ट मानता हूँ। रिलिजियसली मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल, साइंस बिल्कुल। एक पीस ऑफ आर्ट है। और इसी वजह से मेरा साइंस के साथ जो मिलान है वो महबूबाओं की तरह का है। जैसे लोग अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट कर रहे होते हैं, मैं साइंस को वैसे ट्रीट करता हूँ। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे चीज़ें बदल रही हैं, उसी तरह आर्ट और साइंस की भी चीज़ें बदल रही हैं। तो हम जो नए लिखने वाले हैं, हमारे ऊपर ये शायद ज़िम्मेदारी बढ़ती है कि हम उसे उस पैराए में उस तरह से देखने की कोशिश करें और उसके अंदर से कुछ नई तख्लीकात निकालें जिनके एंगल थोड़े-से नए हों। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत सही बात आपने बोली कि हम ही हैं जो वो चीज़ आगे तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि जी, जी, कोई जी। भी दौर जब खत्म होता है तो सिर्फ़ एक ही चीज़ रहती है, वो है आर्ट। जी, और बिल्कुल। उसी तरीके से आप वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब जान पाते हैं। तो आप बताइए आपका बचपन कैसा रहा? मतलब बचपन किस तरीके बचपन से यार शरारती रहे आप या किस तरीके से निकला? यार ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं वो बच्चा था अपने घर का, मैं चूँकि छोटा हूँ सबसे, और जो छोटा होता है उसके ज़रा हुँ। लाड थोड़े ज़्यादा उठा लिए जाते हैं। तो एक बच्चा घर में होता है जिसने सबकी नाक में दम किया होता है। अम्मा अलग परेशान है, अब्बा अलग परेशान है, बहन-भाई अलग तंग है। सो आई वाज़ दैट किड जिसने सबकी नाक में अच्छा। दम किया है मेरे। तो अम्मा ने तो मुझे जैसे सँभाला है, और मैं आपको बताऊँ ये जो मेरे अंदर तख्लीक का एक पूरा सिलसिला जो शुरू हुआ है, इसके पीछे भी मेरा हुँ। बचपन है। इसके पीछे मेरी अम्मा है और मेरे अब्बा हैं। जो हुँ, 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 हुँ। मेरी अम्मी जी थी, वो चूँकि मैं तंग करता था उनको बहुत ज़्यादा, वो फिर मुझे मेरा ध्यान बटाने के लिए मुझे एक कहानी सुनाना शुरू कर देती थी। मैं उनके साथ-साथ फिरता रहता, घर के काम कर रही हैं और साथ के साथ मुझे कहानी सुना रही हैं। हाँ, हाँ। और कहानियाँ इस तरह की होती थी कि फलाँ बच्चा था, वो अपनी माँ को तंग करता था और फिर उसके बाद एक बंदा आया, उसने उसे उठा के दब, व इस तरह की। अगले दिन फिर मैं अम्मी को कहानी सुनाता था।
और मैं खुद से गढ़ के सुनाता था कि वो जो बच्चा जो तंग करता था अपनी माँ को, उसको मारने के लिए जब बंदा आया तो वो आने वाला बंदा खुद ही पिट के चला गया है, तो इसका मतलब है कि आपने मुझे आइंदा से ये कहानियां नहीं सुनानी। सो वो जो हाँ। प्रैक्टिस थी, वो ये समझिए कि दैट वाज माय एक्चुअल अल्मा मैटर अबाउट द क्रिएटिव स्टफ। तो उसके बाद फिर जो अच्छी बात मैं जिस समझता हूँ कि जो मेरे पे ब्लेसिंग रही है, हमारी फैमिली माइग्रेटेड है हिंदुस्तान में। कैथल है करनाल के पास, दिल्ली से अगर आप करनाल की तरफ जाते हैं तो कैथल आता है। कैथल के साथ एक गांव है बालू, वो मेरा होमलैंड है। तो बालू से वो दिल्ली की सारी रिवायत लेकर मेरे ददियाल वाले मेरे दादा और अब्बा लोग जब आए, तो अपने साथ वो उर्दू का जायका भी साथ ही लेकर आए थे। तो जिस वजह अरे से वाह! हमारे घर के अंदर किताबें, लिटरेचर, शायरी, मतलब गालिब में छठी सातवीं आठवीं में पढ़ के बड़ा हुआ। और इस तरह का एक मिनट, जितने भी लिखने वाले हैं ना, जो लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं या सोचते हैं कि हम अच्छा लिखे, सुनो गालिब इन्होंने 7वीं 8वीं में खत्म कर दिया था। हाँ हाँ, हाँ, अब आप और मैं कंटिन्यू समझता हूँ, कीजिए। मैं आपको बताऊं, और यही होता है जब आप इतनी उम्र में, वो आपकी लर्निंग का बेस्ट फेज होता है। अगर उस उम्र में आप शायरी का जो जो शायरी की फाइनेस्ट फॉर्म्स उर्दू लिटरेचर में मौजूद है, अगर हुँ, उस उम्र में वो आप एब्जॉर्ब कर लें, अब वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी है। अब आपको लिखते हुए हुँ, नए सिरे से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके अंदर से तख्लीक निकलेगी। तो बिल्कुल। बस घर के अंदर वो जो सारा माहौल था, यानी मैं आपको बताऊं, फिर एप्रिसिएशन बड़ी मैटर करती है कि आपको किस चीज पे अप्रिशिएट किया जाए। हुँ, जिस वक्त मैं अपनी इवन क्लास में अगर कोई फर्स्ट सेकंड की कोई ट्रॉफी भी लेकर आता तो घर में वो सेलिब्रेशन नहीं होती थी, जो तब हुई थी जब मेरी पहली कहानी छपी थी। तो अरे वहां से वाह! आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको पता लगता है, आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि शायद ये ज्यादा अच्छा काम है, इस पे जरा ध्यान देते हैं। तो इस वजह से हुँ, ये सिलसिला फिर आगे निकला। और वो कहानी कौन-सी क्लास में थी आपकी? क्या उम्र रही होगी जो पहली कहानी जब आपकी छपी? मेरी जब पहली कहानी छपी, मेरा ख्याल है मैं छठी में हूँगा या सातवीं में हूँगा, इसी तरह, मतलब आठवीं तक मैं मुख्तलिफ बच्चों की मैगजीन में छोटी छोटी कहानियां लिख लिख के भेजा करता था। और उसके अंदर भी आप अंदाजा करो, एक छोटी सी कहानी जिसके अंदर मैंने कोई शेर लिखा होता, मुझे याद नहीं है, बड़ा बकवास सा शेर था और मजाकिया ही था, लेकिन स्टिल मतलब उस टाइम पे भी इसी तरह की हरकतें ही कर रहे थे। मतलब ये स्टार्टिंग से ही था आपका रुझान इस तरफ। और आपकी जी क्लासिक्स जी। में फेवरेट कौन है? आपने बोला कि आपने गालिब और ये सारे जितने भी क्लासिक्स हैं उनको बचपन में ही पढ़ लिया था। अच्छा, क्लासिक्स में जो एक बहुत बड़ी बहस उर्दू लिटरेचर में चलती है कि मीर या गालिब, ये एक बहुत बड़ा अरे हाँ। डिवाइड है। उर्दू अदब को और उर्दू अदब के चाहने वालों को आप इन दो कबीलों में तकसीम कर सकते हैं, मीर के परस्तार हैं या गालिब के परस्तार हैं। तो मैं गालिब का हाँ, परस्तार हूँ, मैं गालिब की हर साइड एक हूँ। बात ऐसा पे नहीं है कहते हो तो कि तुम हाँ, क्या ऐसा है, नहीं है कि तुम मैं ही मीर कहो। को डेफिनेटली, ये तुम ही अंदाज़े कहो कि गुफ्तगू क्या है, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। बना है शाह का हाँ, तो मसारिफ अब उन्होंने लिखा था, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या, आबरू क्या है। अरे वाह! आबरू क्या। तो मीर साहब का इसमें कोई शक नहीं कि मीर साहब एक बहुत शाहकार उर्दू लिटरेचर में एक नाम गुजरे, और उनका काम ऐसा शानदार है कि वो आपको गरकाब कर देता है, आप मुद्दत तक उनसे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन गालिब के साथ चूंकि एक नाता इस तरह का जुड़ गया है, ताल्लुक इस तरह का जुड़ गया बचपन में ही, तो वो फिर आप शायद थोड़े से बाइस भी हो जाते हैं और आप कहते हैं कि नहीं यही है। तो गालिब भी है। हाँ, गालिब ठीक। गालिब के अलावा भी कुछ क्लासिक्स में से कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरा अच्छा रब्त रहा, और मैंने उनकी काफी सारी चीजें पढ़ी। दाग दहलवी को एक उम्र तक बहुत। पढ़ते रहे हम, वो बहुत अच्छा लिखते हैं माशाल्लाह, लिखा है उन्होंने। और इसी तरह अहले लखनऊ जो है, उनके अंदर भी कुछ शोरा ऐसे गुजरे हैं क्लासिक में, जिन्होंने बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जो है वो बहुत अंडररेटेड शायर है, मैं ये समझता हूँ। अगर आप मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की मुख्तलिफ उनकी उन्होंने जो शायरी में तजर्बात किए, जो जदीद शायरी में नौजवान आज कर रहे हैं, वो आज से 200 साल पहले कर चुके हैं। सो उनका बहुत बहुत जबरदस्त काम है। और उसके बाद मतलब अगर ये आप जो आपने दरमियानी, बात बोली है ना कि जो काम आज के नौजवान कर रहे हैं वो 200 साल पहले कर चुके हैं, ये मुझे ना इतना फील होता है कि जैसे हम कोई छोटी सी चीज़ है कि हम किसी नदी के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, तारों के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, उसके बाद आप लिख तो देते हो, जब आप पढ़ने बैठते हो कि लोगों ने कितना ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको लगता है अरे जी, ये ख्याल तो बहुत पहले बहुत अच्छे से लिखा जा चुका है। यही वो बात है जिसकी वजह से मैं इस चीज का कायल हूँ कि हमें अब उर्दू लिटरेचर में नए इस्तेआरे, नई तशबीहात, नए मंजर खींचने की जरूरत है, हमें नई बातों की जरूरत है। आप कितनी बार फूल से तशबीह देंगे अपने महबूब को, दे चुके, हजारों बार दे चुके, अब कुछ और ढूंढिए। आप कुछ साइंटिफिक ढूंढिए।
हाँ साइंटिफिक ढूंढ लीजिए, कोई और एंगल भी निकल सकता है, हजार चीजें हैं दुनिया में। वो बाकी ये फिर वही हमारी पहले वाली बात आ जाती है कि उसके बाद मुशाहिदा है, आप कितना चीजों को हाँ, ऑब्जर्व करते हैं, आप कहाँ कहाँ से आप अपने मतलब की चीज निकाल के क्या तख्लीक पे निकाल एक नया सकते रंग। हैं, बिल्कुल। तो आपने ये जो आपके साइंटिफिक रेफरेंसेस होते हैं, आप इंजीनियर, आपने इंजीनियरिंग की हुई है या क्या स्टडी क्या नहीं किया है आपने? नहीं, मैंने कम्युनिकेशन स्टडीज पढ़ी है, एडवर्टाइजमेंट और पीआर में मेरी स्पेशलाइजेशन है, और मैं काम भी एडवर्टाइजिंग हम्म, इंडस्ट्री में ही कर रहा हूँ। तो मेरा जो सारा बैकग्राउंड है वो कम्युनिकेशन का है। साइंस के साथ जो तवे मैलान है वो मुताले की वजह से थोड़ा सा बढ़ा। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चूंकि साइंस पढ़ी थी, हम्म, उसके बाद पॉपुलर साइंस के साथ इत्तफाकिया या हादसाती तौर पर जुड़ गए। स्टीफन हॉकिंग और रिचर्ड डॉकिंस और ये जो सारा हम्म, कबीला था, इन लोगों को पढ़ने की वजह से साइंस के साथ एक थोड़ी सी कनेक्टिविटी में हमेशा से महसूस करता हूँ। और जिस तरह लोग फारिग वक्त में फिक्शन पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ लेते हैं, मैं जहाँ नॉवल भी पढ़ता हूँ वहाँ पे मैं काफी सारी जो जर्नल्स हैं साइंस के वो मैं रेगुलरली पढ़ रहा होता हूँ। क्वांटम फिजिक्स के ऊपर जो डेवलपमेंट चल रही है, पता नहीं क्यों मेरा उससे ना कोई लेना देना है, ना मैंने कभी उसके ऊपर कोई तहकीक करके कोई अपना जर्नल पब्लिश करना है। बस एक तजस्सुस है पर जिसके आप पीछे पढ़ रहे हो, तो हाँ जी, कोई वो बात मेरा नहीं। साइंस के साथ एक ताल्लुक है, एक मैलान है, वो कभी नहीं टूटता। और एक बड़ा रोमांटिक सा ताल्लुक है, मैं महबूबाओं की तरह हाँ, देखता हूँ। हाँ। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको ऐसे दिखते होंगे कि ये, कि जैसे लोग बोलते हैं ना, किसी के बालों से इश्क होता है, किसी की आंखों से इश्क होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इश्क होता है, थर्मोडायनामिक्स से होता है, पिकासो से होता है। तो यही आपके मैं, साथ ये हो। अच्छा दोबारा कहिएगा, आपने क्या कहा? मैंने कहा कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि मुझे किसी की आंखों से इश्क होता है, किसी के बालों से होता है, आपको होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडायनामिक्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनसे आपको और आप इश्क होता है, देखिए और वो आपको दिखता जो भी है। फिजिक्स की जो दास्तानें हैं उनमें इतना ही हम्म, रोमांस है, इतना ही रोमांटिसिज्म है, जितना आपको मार्किस के नॉवेल्स में नजर आता है। मैं इस चीज का कायल हूँ। यानी अब जैसे जैसे हमारी फिजिक्स की अगर आप डेवलपमेंट पिछले सदी में होने वाली देखें ना, जहां पे मैं आपको बोर करने लगूं बहुत ज्यादा साइंस घुसा के, आप मुझे रोक सकते हैं बिला मैं तरद्दुद। इंजीनियर हूँ, आप मुझे बोर नहीं कर, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये पढ़ के आई। अच्छा फिर तो बड़ा बल्कि लुत्फ आएगा इस गुफ्तगू का। अब देखिए ना, हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल। एक बार आप 1900 के बाद, आइंस्टाइन के बाद से होने वाली सारी डेवलपमेंट पे अगर आप एक नजर दौड़ाते हैं ना, ये इतनी ड्रामेटिक हम्म, है, इतनी नॉवेलिस्टिक है। यानी हम पहले न्यूटोनियन ग्रेविटी के पीछे लगे रहे, और फिर उसके बाद हाँ, हाँ, अचानक हाँ, आइंस्टाइन के नजरिए इजाफत के बाद हमारी बिल्कुल एकदम सारी दुनिया पलट गई है। और फिर उसके बाद जब हम्म, आइंस्टाइन क्वांटम फिजिक्स की मुखालफत में एक रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, और उसके बाद से क्वांटम फिजिक्स का हम्म, एक पूरा चैप्टर खुलता है, नील बोहर मकतबा फिक्र बनता है। और फिर हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ, 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 क्वांटम, फिर उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स की सारी बातें शुरू होती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते अभी तक भी हमसे जो क्वांटम फिजिक्स के बेसिक मसले हल नहीं हो पा रहे, उनके अंदर रोमांस है, मुझे तो नजर आता है। मुझे ये आप ही बताइए, क्या ये इसके अंदर आपको कोई रोमांटिसिज्म नहीं नजर आता कि हम जहाँ पे एक स्टैब्लिश फैक्ट है कि लाइट से ज्यादा फास्ट कोई चीज ट्रेवल नहीं कर सकती, इधर जो हाँ, क्वांटम एंटेंगलमेंट का पूरा फिनोमेना है, आप लाइट ईयर्स दूर दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इम्पैक्ट फील करते हैं जब आप यहाँ किसी इम्पैक्ट। इलेक्ट्रॉन को छेड़ते हैं। क्या ये इसके अंदर आपको ये पोएटिक नहीं है? ये पोएटिक है, ये ये बहुत सुपरपोजिशन, पोएटिक है, दिस इज पोएटिक। ये ये पोएट्री है, लेकिन मैं इसको ऐसे देखती हूँ, जैसे आप इसको देखते हो ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो चार लोग बस एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब एक ने बोला कि नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट, ठीक है, कि तो दूसरा बंदा बैठा हुआ है कि मैं इसको कैसे गलत साबित करूँ, फिर वो कुछ नया निकाल देगा और कुछ नया पेपर लिख देगा। तो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, और वो एक्सेप्शन बनाने के ही चक्कर में लोगों ने आपस में बहस छेड़ी हुई है। मैं उसको अच्छा ऐसे देखती हूँ। इसको मैं एक बहुत यूं समझ लीजिए कि इसको मैं पॉजिटिव साइड समझता हूँ साइंस की। जो फॉल्सिफिकेशन प्रोसेस है, यानी मिसाल के तौर पर आज अगर मैं एक थ्योरी पेश कर देता हूँ और उस पर कोई दलाइल भी अपने रख देता हूँ कि मुझे ये बातें लगती है, अगर हाँ, पूरी दुनिया की कोशिशों के बावजूद कई सालों तक वो थ्योरी फॉल्सिफाई नहीं होती, दिस इज द वे टू प्रूव समथिंग, कि आप उसके बाद उस पर कोई सवाल निशान उठा ही ना सके। और यही वजह है कि हाँ, मैं ये समझता हूँ कि साइंस जो है वो इतना कंक्रीट नॉलेज है, हमारे पास बाकी जितनी डोमेन्स है नॉलेज की वो बहुत सब्जेक्टिव है, और उनके ऊपर बहुत सारे ये तो है। एतराजात उठ सकते हैं। और इसी वजह से साइंस इतनी कंक्रीट है, और यही बात मुझे प्यारी लगती है साइंस की, यही चीज अच्छी लगती है।
और एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है कि अगर आप देखो, कभी स्ट्रक्चर देखो किसी भी एटम का जिसके ऊपर इतनी बहस हुई है कि बोहर्स मॉडल आ रहा है, किसी ने अपना मॉडल दे दिया, न्यूटन्स मॉडल है, बहुत सिंप्लीफाइड है कि न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। अब वो देखिए तो मुझे उसके अंदर कलर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक कलर है और वो अपनी एक फ्रीक्वेंसी पे रिवॉल्व कर रहा है और सब कुछ एक साथ हो रहा है, पर ये हो कैसे रहा है? मतलब अपना एग्जिस्टेंस आपको बहुत छोटा लगने लग जाता है कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तुम और तो कुछ भी नहीं। रूपम, मैं जहाँ पे सबसे ज्यादा शॉक हुआ था और जहाँ पे एक बार आपको गूज बम्स आते हैं बात चीजों पे और आप ऐसे रुक के देखते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। हाँ 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 दैट वाज अ पॉइंट जहाँ पे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ जो पार्टिकल था ना, उस पे जब मैंने हाँ चीजें हाँ पहली बार पढ़ी कि हाउ एक्चुअली दैट पार्टिकल नोज दैट ही, आई डोंट नो हमें उसे ही कहना चाहिए, इट कहना चाहिए, बट यशी, हाँ आई हैव कुछ भी, टेंडेंसी हाँ। टू कॉल इट ही, कि एज इफ ही नोज दैट ही इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। वो अपना बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के साथ तब्दील कर रहा है। दिस इज, मतलब दिस इज प्योर फैंटेसी, और ये एक बहुत बहुत अजीबोगरीब चीज है, मुझे तो बहुत एक्साइट करती है। अरे बहुत ज्यादा, तो मुझे जब जैसे आपने बताया तो रायगानी से कनेक्ट करने का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो और कोई नहीं कर रहा। और कोई तो मुझे पिकासो के बारे में नहीं लिख के दे रहा, और कोई तो नहीं बोल रहा कि तुम्हारे वो अपने वक्तों में पलटे ज्योमेट्री को जन्म दे सके, और तो कोई नहीं बोल रहा है। तो वो भी एक पॉइंट है कि वहां से थॉट प्रोसेस काफी डिफाइन होता है कि आप सारी चीजों को एक साथ एक लय में लेकर आना बहुत 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 खूबसूरत। तो अब आप इसी थैंक बात पे यू। रायगानी थोड़ा सा सुना दीजिए अगर आपको कोई जी तकलीफ जी, ना मैं हो मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल सुनाता हूँ। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पर टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे, एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमापा गा सारे वो तबले की तिरखट पे तक दिन दिनक दिन तिनक दिन धना दिन बहम चल रहे थे। कदम चल रहे थे, कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितने कलियां बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है, जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पर पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था। कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे, कि तेरे झुकावों की तमसील पर अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डेवेंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने उनकी आंखों को तू जो मुयस्सर नहीं। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं, कि तेरे ना होने से हर एक जमा में, हर एक इल्म और फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। बहुत खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत। थैंक यू, मैं थैंक यू। समझती हूँ कि आपको लगता है कि आप नई भी चीजें लिखी होंगी, हम वो भी सुनेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो एक ही चीज सब लोग बोलते हैं, ये भी सुना दो, ये भी सुना दो, ये भी सुना दो। तो मैं माफी चाहूंगी उसके लिए, पर ये चीज ही ऐसी है कि बार बार सुनने का मन करेगा। हाँ, ये मेरे साथ होता है, मैं जहां पे भी जाऊं लोग मेरी बाकी चीजों को कोई घास नहीं डाल रहा होता और बस रायगानी चल रही है इसी पे। आपका लॉकडाउन के दौरान कैसा रहा? मतलब ये तो हम सभी को पता है कि सिचुएशन इतनी खराब थी, तो कैसे हाँ, आप कोप अप कर रहे थे राइटिंग, क्योंकि कोई मुशायरे भी नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है।
अच्छा, मेरा वैसे भी ना जो मुशायरों में आना जाना है या शायरी का मामला है ना, बहुत लिमिटेड है। मैं मुशायरों में बिल्कुल ना होने के बराबर जाता हूँ, ना होने के बराबर। हम्म, मेरे हार्डली 2-3 मुशायरे होंगे। नज़्म वैसे भी मुशायरे की चीज़ नहीं है, मुशायरे में गज़लें चलती हैं। तो और राइटिंग का जो काम है, मैं वो प्रेशर लिए बगैर करता हूँ। यानी पिछले 5-7 सालों के अंदर मैंने कुल मिला के 12 से 13 नज़्में लिखी हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हम्म, और मैं इसी रफ्तार से लिखने का इरादा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस वक़्त इस दुनिया से जाऊँ, तो चाहे 20 नज़्में हो मेरे पास, चाहे 25 हो, लेकिन मैं किसी प्रेशर में आगे ना लिखूँ, अपनी मर्ज़ी से लिखूँ। मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी से हाँ, मतलब नहीं, हाँ, क्वालिटी है। क्वालिटी से मतलब है। तो जो लॉकडाउन का टाइम था वो हमारे इर्द-गिर्द के लोगों का, बहुत सारे लोगों का बड़ा मुश्किल था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरा वो टाइम बड़ा खूबसूरत था। 2 वजूहात की बिना पर। एक तो हमारे इदारे ने हमें घर भेज दिया और हमें सैलरीज़ देते रहे कि घर बैठ जाओ, काम नहीं करना, बस पैसे लेते रहो। हाँ, आइडियल, परफेक्ट जिस तरह की सूरत-हाल हो सकती है। ये और तो हम जब सपने में सोचा करते थे कि ऐसा कभी होगा। हाँ, और घर गए। अब चूँकि मैं मेरा घर जो है वो, मैं खुद इस वक़्त लाहौर में हूँ पिछले 7-8 सालों से, लेकिन मेरा अपना घर जो है वो हुँ, मुल्तान में है। तो हुँ, मुल्तान में अब घर गए हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है बड़े भाई हैं, अम्मा-अब्बा हैं, सब उन्होंने करना है। हमने सिर्फ़ अय्याशी करनी है, सुबह और अपना आराम से उठना है। फिर उसके बाद सोचना है कि जो इतने सारे पैसे सैलरी के आ रही हैं, इनको कहाँ खर्च करना है। काम तो कोई है नहीं। तो हमने मदद भी की बड़े सारे लोगों की। मैंने खुद बड़े अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ मिलकर जितना हम लोगों को हेल्प आउट कर सकते थे, हमने वो भी किया। और साथ में वो बड़ा प्यारा टाइम था। मेरे लिए तो बड़ा प्यारा टाइम था। आई मिस दैट टाइम। मैं अम्मी के साथ रहा एक मुद्दत के बाद, बहन-भाइयों के साथ रहा। तो इट वाज़ हुँ। रियली गुड। 1-2 नज़्में भी मैंने लॉकडाउन में लिखी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिखी, बस 1-2 ही लिख पाया। सुनाएँगे कुछ उसमें से जो आपने लॉकडाउन के दौरान लिखा? क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने लॉकडाउन में एंग्ज़ायटी या नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादातर एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। हाँ, मैंने एक नज़्म लिखी थी लॉकडाउन के दिनों में ही, तो वो नज़्म सुनिएगा। हाँ, सुनाओ। फिर मैं वो भी याद कर लूँगी, ठीक है? सुनाओ। अच्छा, जो आपके मतलब की नज़्में, जो हुँ, आपको आपके साथ ज़्यादा रेज़ोनेट करेगी, वो नज़्म इज़्तिराब है, वो मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। पहले ये लॉकडाउन में जो नज़्म लिखी थी वो सुनिए। ठीक है, ठीक। सुना है वो उदास है, हुँ, उसे कहो कभी भी तीरगी में डूबने लगे, कभी भी टूट कर गिरे, कभी भी हुँ। हार कर गिरे, तो मेरी नज़्म थाम कर गले लगा दिया करे। अरे, अरे! उसे कहो कभी भी तीरगी में डूबने लगे, कभी भी टूट कर गिरे, कभी भी हार कर गिरे, तो मेरी नज़्म थाम कर गले लगा लिया करे। कि इसमें ज़िंदगी के आम दुःख तो क्या, ये रायगानी है हयात भी कभी किसी को रायगा नहीं मिली। उसे कहो अरे, अरे! कि ये रायगानी है हयात भी कभी किसी को रायगा नहीं मिली। उसे कहो कि रो चुके तो देख ले, मेरी नज़र से कायनात के फुसूल को खोज ले, तो सोच ले कि मंज़रों को क्या हुआ। किसी ने उसके नाम पर ज़मा मकां पलट दिए, फ़िलासफ़ा के ज़हन में बने क़दीम ज़ावियों के नक्श तक उलट दिए। किसी ने इन फ़ज़ाओं में, ख़ला में, कहकशाओं में, मुहीब रास्तों के सूरजों पे उसका नाम ज़ब्त कर दिया। किसी ने उसके रास्ते में सुर्ख़ फूल भर दिए, किसी ने उसके नाम के दिए जला के ताकचों में रख दिए, अभी भी वो उदास है। उसे कहो कि अब भी तीरगी में डूबने लगे, अभी भी टूट कर गिरे, अभी भी हार कर गिरे, तो मेरी नज़्म थाम कर गले लगा लिया करे। अरे, अरे! ये तो बहुत लोगों के लिए है। लॉकडाउन के दौरान जो लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जा रहे थे, क्योंकि अब पहले तो क्या है कि फ्राइडे तक काम कर लिया, सैटरडे संडे कोई कहीं निकल गया बाहर, कोई पार्टी करने निकल गया, तो लोग खुद को इतना जान ही नहीं रहे थे, अपने अंदर कोई झाँक ही नहीं रहा था। अब सही, लॉकडाउन में जब सब कुछ एक साथ आ गया, तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत प्यारी नज़्म है, मतलब बहुत ये शुक्रिया, बहुत पहुँचनी शुक्रिया। चाहिए लोगों तक। सच में जब लोग उदास हों इंशाल्लाह। तो आपकी नज़्म पकड़ लें, कि ये सच में वो वाली नज़्म है। और मुझे हैरानी है कि आपने खुशी में लिखी है। असल में आप देखिए ये नज़्म एक किस्म का ना रायगानी को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो हुँ, हुँ, मेरी हुँ। नज़्म थाम कर गले लगा लिया करे, वो नज़्म रायगानी के अलावा कोई नहीं है। वो रायगानी ही हाँ, है। और इसमें वर्ड भी तो है, रायगानी, रागा, और ये भी ऐसे बीट पे चल रही थी, तो ये काफ़ी, ये भी सेम ही उस पर। हाँ, वो रायगानी मैं आपको बताता हूँ मेरी ज़ात का हिस्सा बन चुकी है। मैं उसको ना अपने कलम से डिटैच कर सकता हूँ, ना अपनी शख्सियत से। और ये सबसे अच्छी बात है ना कि हम सब सोचते हैं कि हम काश कभी कुछ ऐसा लिख दें, जो लोगों तक पहुँच पाए या लोग उससे रिलेट कर पाएँ।
और वो वही चीज़ हो जिससे आप भी रिलेट करते हो, जिससे आपकी भी पर्सनैलिटी नज़र आती है, साइंस और बिल्कुल आर्ट को बिल्कुल। लेके कि जैसे आपने हाँ बोला कि मेरे लिए सभी आर्ट फॉर्म्स एक हैं, आर्ट इटसेल्फ इज़ वन। सही। तो वो सारी चीज़ें रायगानी के अंदर काफ़ी खूबसूरत। तो आपका लॉकडाउन इस तरीके से रहा। वैसे आप हाँ रेखता के लिए दिल्ली आए थे ना? नहीं, मैं अभी तक हिंदुस्तान नहीं आ पाया हूँ। हालांकि मेरे दिल में इतनी ज्यादा ख्वाहिश है हिंदुस्तान देखने की, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि वो मेरे एंसेस्टर्स का, हुँ। आबा और अजदाद का घर है वहां पे। मैं बालू देखने के लिए तरस रहा हूँ, कैथल देखने के लिए, दिल्ली देखने के लिए, लेकिन अभी तक उस तरह से कोई फिजिबिलिटी बन नहीं पाई। फिर आपको पता है दोनों ममालिक में जो पॉलिटिकल थोड़ा हाँ, सा हाँ, हाँ, हाँ। हीटअप रहते हैं बहस मामला, जो भी तो चल हाँ, तो उस वजह से भी थोड़े से मसाइल है, लेकिन मैं जरूर आऊंगा एक दिन, दिल्ली तो आना है। बिल्कुल, दिल्ली दूर नहीं। दिल्ली दूर नहीं है। आइए, बिल्कुल आइए। मतलब मैंने जब वो रेखता वाला इंटरव्यू देखा था तो मुझे लगा कि शायद आप आए होंगे या उन्होंने कैसे उसको रिकॉर्ड किया होगा। नहीं, वो बस ऐसे ही ऑनलाइन हुआ था किसी तरह। हुँ। बट आइए, दिल्ली आइए, हिंदुस्तान देखिए। आपके तो यहाँ इंशाल्लाह। पर होंगे रिलेटिव्स, कुछ तो होंगे यहाँ पर। हाँ, कुछ एक जो मेरे परदादा के जो एक भाई थे, उनमें से कोई वहां पे रह गया हुँ, था। और हमारा अभी उनसे राब्ता नहीं है। मैं इसलिए भी जाना चाहता हूँ बालू, कि वो जो लोग हमारे वहां पे रह गए थे, उनसे किस तरह राब्ता बहाल किया जाए। उस गांव में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाएंगे उन लोगों तक। हुँ। तो अभी राब्ता नहीं है उधर किसी से, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह, आई एम श्योर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल होगा। और आप आइए हिंदुस्तान, हम आपका तहे दिल से इंतज़ार करेंगे। मैं तो आपको बोलूँगी कि जब भी मिलूँगी तब पहले यही बोलूँगी, रायगानी सुनाओ। मैं हाजिर हूँ, हमेशा सारी जिंदगी सुनाने के लिए हाजिर और फिर हम आपको दिल्ली दिखाएँगे। हूँ। ये कीमत है दिल्ली देखने की, रायगानी नज्म। ये कीमत है उतना अच्छा फन बनाने की कि लोगों को, वो मैं आपको नहीं जानती, दूर-दूर तक हम नहीं जानते एक-दूसरे को, लेकिन और तब तक मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी नहीं देखा था। मैंने सिर्फ़ ये सुनी, मैंने याद करी और मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग जब भी किसी इवेंट के लिए जाते थे, कुछ भी जाते थे, तो रायगानी ना हमारा वो कोड बन गया था कि हम एक-दूसरे को देख के बोलते, तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है, तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। मतलब किसी ने भी अरे कुछ वाह। कर दिया, शरारत कर दी, तो हम लोग, ये ना कोड बन चुका था। तो उसके बाद मैंने आपको इंस्टाग्राम पे ढूँढा और तब मैंने देखा कि आपका बाकी काम भी बहुत-बहुत खूबसूरत है। हाँ, इंस्टा पे मेरा, एक तो मैं इंस्टा पे बहुत एक्टिव नहीं हूँ, मेरी बहुत थोड़ी चीजें इंस्टा पे पड़ी हुई हैं, 4-5 ही हैं। मेरा जो ज्यादा ऑपरेशनल अकाउंट है वो फेसबुक वाला है। बिल्कुल, तो आप जितने भी नए लोग हैं, जो लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, वैसे ये होता है रुकम, कि हर नया लिखने वाला जो इस मैदान में कदम रखता है, कुछ नई चीजें लेकर आ रहा होता है, डेफिनेटली लेकर आ रहा होता है। लेकिन मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सब लिखने वालों से, कि पढ़ने का सिलसिला जो है, मुताला जो है, वो कभी छूटना नहीं चाहिए। ये दरअसल वो कुआं है जहां से आप सैराब होते हैं, तो आप लिखना शुरू करते हैं। मुताले के बगैर आपको ना ये अंदाजा होता है कि अब तक क्या क्या बात हो चुकी है, ना ये अंदाजा होता है कि कौन कौन से एंगल पे कौन कौन सा बंदा बात कर रहा है। तो आपको वो, अगर इनफ्लो आपका ठीक रहेगा तो तभी आपका आउटफ्लो बेहतर होगा। पहली चीज तो ये है। बिल्कुल, दूसरी चीज ये कि जब तक आप अपने नाकिद खुद नहीं बन जाते, मैं समझता हूँ अच्छे शायर में और मुनासिब शायर में, एवरेज शायर में जो फर्क होता है ना, वो सिर्फ इस चीज को होता है कि जब आप कुछ लिखते हैं ना, आपको तखलीक की खुशी होती है कि मैंने कुछ लिखा है, मैंने कुछ जन्मा है। हाँ, वो हाँ, खुशी हाँ। बहुत ज्यादा है। वो आपकी जजमेंट की पावर को मुतासर करती है, और आप ये एनालाइज नहीं कर पाते कि ये अच्छा है या नहीं है। आप तकलीफ की खुशी हुँ। के साथ उसे मिक्स करके आप समझते हैं ये बड़ा शान। आप उसे रखें, उसे 2-3 महीने वो एक्साइटमेंट कम होने दें, और अपने नाकिद बने और देखें कि क्या चीज अच्छी है, क्या। ये वो प्रोसेस है जो आपकी शायरी के अंदर मयार लेकर आएगा, जो आपकी रफ्तार में भी बिल्कुल, कम कर दे। आप कम लिखें, लेकिन जब लिखेंगे इस प्रोसेस के बाद, तो आप बेहतर लिख रहे होंगे। तो ये दो चीजें हैं। बाकी हर शख्स जो आ रहा है वो बहुत बेहतर, बहुत नए और अछूते ख्यालात के साथ आ रहा है। और मैदान बड़ा रौनक लगी है मैदान में, जिसकी मुझे बड़ी खुशी है। रौनक, हाँ, मतलब इतने बहुत लोग हैं जो लिख रहे हैं, बहुत लोग हैं जो वो सुना रहे हैं, दुनिया तक उनका काम पहुँच रहा है। हाँ, मतलब मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि ये जो प्रोसेस है, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ मैंने आज लिखी, मुझे आज तो वो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन 2 महीने बाद जब मैं उसे जी। दोबारा पढ़ूँगी तो मुझे लगेगी नहीं, मतलब
क्या ये क्यों है ये वाला जो आप खुद से सवाल पूछते हैं, तो कुछ-कुछ चीज़ें आप और फिर मेरे ख्याल से इमोशनली चार्ज होके लिख देते हैं। हाँ, आप इमोशनली चार्ज होते हैं उस वक़्त। आप वक़्त लगाएँ थोड़ा-सा और आपने जो चीज़ें लिखी हुई है ना, उससे बेहतर मिसरे, उससे बेहतर जुमले वो आस-पास ही कहीं होते हैं। आप जब उसपे थोड़ा-सा ध्यान हुँ, लगाते हैं, थोड़ी-सी मेहनत करते हैं, आपको बेहतर से बेहतर मुतबादिल मिलना शुरू हो जाता है। ग़ज़ल के बारे में ना हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं तहज़ीब हाफ़ी, उनकी एक बात है हुँ, हुँ, वो हुँ। मेरे दिल पे नक्श है। वो कहते हैं कि आपको एक काफ़िया, एक ज़मीन में ज़िंदगी में एक ही बार मिलेगा। तो आपने जब कोई मिसरा अरे! लिखना है तो अपने आप से ये सवाल हुँ, करना है कि इस काफ़िये के साथ क्या यही वो बेहतरीन मिसरा है जो मैं अपनी सारी ज़िंदगी में लिख सकता हूँ? तो जब तक आपको हाँ में जवाब ना मिले आप उस पे कोशिश करते रहें, मिसरे ट्राई करते रहें। सो दिस इज़ द ये की टू बहुत सक्सेस आई अच्छी, थिंक। बहुत बड़ी बात है ये, कि जब आप वो सवाल पूछते हैं तो आपको हमेशा लगेगा कि नहीं कुछ बेहतर हो सकता है, और जब तक लगता रहे तब तक कोशिश करते रहो। आप कोशिश करते रहें। हाँ, बिल्कुल, अब आप मेरे को वो नज़्म सुनाओ जो आप बोल रहे थे कि वो हाँ, आपके वाले फ्लेवर की है। हाँ, मैं वो आपको नज़्म सुनाता हूँ, उसके साथ-साथ मैं आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल मेरे को आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये नज़्म जो है, ये मैंने लिखी थी अनुष्का शंकर जी के नाम। अनुष्का हुँ, शंकर जो है वो पंडित रविशंकर की जो बेटी है, सितार स्टार, ये उनके नाम लिखी थी। इज़्तिराब इसका नाम है। जहाँ में इज़्तिराब है, नहीं, नहीं, जहाँ ही इज़्तिराब है। जहाँ में इज़्तिराब है, नहीं, नहीं, जहाँ ही इज़्तिराब है। हज़ार हा कवाकबू नजूम हाय कहकशां से एटमों की कोख तक, मदार दर मदार हर वजूद बेकरार है। ये महर माह मुश्तरी से हर इलेक्ट्रॉन तक, ये झूम झूम अरे! घूमने में जिस तरह का रक्स है। ये महर माह मुश्तरी से हर इलेक्ट्रॉन तक, ये झूम झूम घूमने में जिस तरह का रक्स है। रक्स मुझे है। समझ में आ गया जहान तेरा अक्स है। अरे, वो अरे, अक्स जो मुझे समझ में आ गया जहान तेरा अक्स है। वो अक्स जो जगह जगह कदम कदम रिधम पे है, जहान ऐन सुर में है, जहान ऐन सम पे है। जहां तरन्नुमों की लिस्ट में से इंतखाब है, जो तुझ हसी दिमाग के हसीन लाशऊर में बना हो ऐसा ख्वाब है। जहान इज़्तिराब है, मुझे समझ में आ गया कि ये जहां खला मकां ज़मां के चंद तार से बना हुआ सितार है। उसे कहो किसी तरह सितार छेड़ती रहे, उसे कहो कि थोड़ी देर और बोलती रहे। अरे, अरे, अरे! ये तो सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत, बहुत, बहुत खूबसूरत। बहुत थैंक यू, खूबसूरत बहुत शोएब शुक्रिया, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के मैं लिए। बहुत ग्रेट बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। किसी लॉट, दिन मुझे हम बड़ा अच्छा ऐवे लगा। ही बैठ के साइंस की बातें करेंगे और हाँ, साइंस वो ऑफ पेंडिंग है पोएट्री की बातें करेंगे। साइंस ऑफ पोएट्री एंड द पोएट्री इन द साइंस। यस, तो बहुत बहुत मज़ा आया। बहुत थैंक शुक्रिया यू सो बेगम, मच। इस सारे वक्त के लिए। थैंक्स अ लॉट। अपना ख्याल थैंक रखिएगा। यू, थैंक यू। आप भी ख़्याल रखिए।